नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12 की इकोनॉमिक्स से ये बुक 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 था ये। बाकी थर्ड चैप्टर तक हमने पहले कंप्लीट करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है आखिरकार। औद्योगिक विकास की रणनीति यानी कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ना, उस समय आखिरकार जो 1947 से लेकर के 1990 तक की जो औद्योगिक विकास की रणनीति थी, किस तरीके से थी आखिरकार, जो भारत आज़ाद होने के बाद बनी थी, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं, आखिरकार जो कंटेंट्स हैं वो हैं क्या आखिरकार सिस्टम तरीके से। ठीक है, पहला हमारा उद्योग है। उद्योग का महत्व क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में। औद्योगिक विकास की राज्य और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता कि कौन कौन से आखिरकार जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। और तीसरा हमारा टॉपिक है सन 1956 की औद्योगिक नीति, जो रणनीति बनाई गई थी आखिरकार, और राज्य की प्रमुख भूमिका का घोषणा पत्र क्या था आखिरकार, उसके बारे में आप लोग को बताएंगे। और हमारा फोर्थ टॉपिक है छोटे पैमाने के उद्योग, जो आखिरकार जो गाँव में छोटे पैमाने के उद्योग होते थे, उनका विकास, रोजगार तथा समय के उद्योग को किस तरीके से आखिरकार जो प्रोत्साहित करने का एक तरफ से नीति बनाई गई थी, उपकरण थे, उसके अनुसार जो नीतियों के अनुसार जो आखिरकार जो काम करते थे, उनके अनुसार जो अनेक प्रकार के जो किसान होते हैं जैसे कि, तो उनके अनुसार कौन कौन से आखिरकार जो उपकरण बनाए गए थे उसके बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है औद्योगिक विकास की रणनीति 1947 से लेकर के 1990 तक आखिरकार जो बनाई गई थी ना, ये क्यों बनाई गई थी आखिरकार, जो भारत आज़ाद हुआ था जैसे कि 1947 में हमारा, तो किस तरीके से आखिरकार जो आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के बाद भारत की जो परिस्थिति थी उद्योग क्षेत्र में किस तरीके से थी आखिरकार, उसके बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं है क्या आखिरकार। ठीक है, पहला हमारा है उद्योग नीति जो थी आखिरकार, जो उद्योग के जो द्वारा थी ना, उसके प्रकार से तीन प्रकार के भाव बांटा गया था, उसे श्रेणियों के हिसाब से दिया गया था। ठीक है, तो पहला श्रेणी है हमारा, प्रथम श्रेणी है, जान लेते हैं एक बार क्या है ये। प्रथम श्रेणी में उद्योग को शामिल किया गया था और जो पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे ढेर सारे, और तथा जिसमें निजी क्षेत्र को प्रवेश अनुमति नहीं दी गई थी इसमें, और 17 उद्योग को इसमें शामिल किया गया था। और दूसरी श्रेणी क्या है, एक बार जान लेते हैं। दूसरी श्रेणी में उद्योग शामिल किए गए थे, जो उद्योग अधिक मात्रा में थे उनको अधिक ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया था, जिससे निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में परंपरागत रूप से भूमिका निभा रहे हैं और निभा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारा है तीसरी श्रेणी में शेष सभी उद्योगों में शामिल किए गए थे, जिसमें निजी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र सहज रूप से इसमें प्रवेश करके द्वारा शामिल किया गया था। इसमें इसे ये तीसरी क्षेत्र कहा जाता है। अब पहला हमारा टॉपिक है, पहले तो हमने ये जाना है कि जो तीन श्रेणियों में आखिरकार जो बांटा गया था आखिरकार, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, कि 1947 लेकर के 1990 तक किस प्रकार से आखिरकार जो उद्योग क्षेत्र की नीति थी, किन कारणों से आखिरकार जो एक हिसाब से जो कदम थे किस प्रकार के थे, वो बताया हमने। अब हमारा पहला टॉपिक यहाँ शुरू होता है कि उद्योग का महत्व क्या है आखिरकार, जो उद्योग का महत्व होता है ये किसे कहते हैं तथा इसके कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, पहला हम ये जान लेते हैं कि जो उद्योग की विशेषताएं होती हैं ना, वो निम्न प्रकार से होती हैं। ठीक है, इसके अंदर भी सब टॉपिक्स है, एक बार जान लेते हैं कि सब टॉपिक्स क्या क्या है। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है आर्थिक समृद्धि का अधिक मात्रा में केंद्र करना, अधिक मात्रा में केंद्रित होता है, ये है पहला टॉपिक हमारा। दूसरा है रोजगार का स्रोत कौन कौन से होते हैं, किन प्रकार से कहाँ कहाँ आखिर किन किन क्षेत्रों में हमें रोजगार प्राप्त मिलता है, उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा टॉपिक हमारा है खेती के यांत्रिक साधनों का अधिक मात्रा में जो स्रोत होते हैं, जो शामिल होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और चौथा टॉपिक हमारा है सभ्यता का विकास, यानी कि जो सभ्यता का विकास था ना, किस तरीके से था वो उसके बारे में बताया गया है। और फिफ्थ टॉपिक हमारा है आखिरी, आधारिक संरचना का विकास किस तरीके से था आखिरकार, जो भारत में था स्टार्टिंग के बाद, उसके बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि पहला टॉपिक का हमारा क्या है। किसी भी देश की, यानी कि जो किसी भी देश की समृद्धि एवं विकास की जो संदर्भ में उद्योग होते हैं ना, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो होते हैं भूमिका होती है इसमें, क्योंकि भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्योग के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। कि पहला हमारा पॉइंट है आर्थिक समृद्धि का अधिक केंद्र, जो सब टॉपिक्स हैं उसके बारे में बता रहे हैं हम, कि जो आर्थिक समृद्धि का अधिक मात्रा में केंद्रित किया गया था ना, किस तरीके से आखिरकार किया गया था, जो आर्थिक रिलेटेड है, जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, जो रोजगार से रिलेटेड है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या है। उद्योग आर्थिक समृद्धि के अधिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जीडीपी में भी अधिक मात्रा में वृद्धि होने के
अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक रूपांतरण होता ही रहता है तथा आय के बढ़ने के परिणाम स्वरूप कृषि वस्तुओं की मांग में भी अधिक मात्रा में कमी होती है, कमी के साथ अधिक मात्रा में वृद्धि भी होती है, क्योंकि जो कृषि होती है ना, वस्तुओं को चावल गेहूँ जीवन की आवश्यकताएं होती हैं तथा उनकी मांग के अनुसार ही बहुत ही ज़्यादा कम भी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में ज़्यादा भी हो जाती हैं। कहीं कहीं वस्तुएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में महंगी भी हो जाती हैं, कहीं की वस्तुएं जो होती हैं अधिक मात्रा में महंगी नहीं होती हैं, सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि जो वस्तुओं का उत्पादन होता है ना, साल में सिर्फ एक ही बार होता है, उसे साल भर के लिए हमें स्टॉक करके रखना होता है कि जाकर कि आखिरकार जो हमारा जैसे कि एक ही साल में 3-4 महीने चल गया, बाकी महीने के लिए क्या होगा, बाकी महीनों के लिए हम स्टॉक्स रखे रहेंगे माल को, ताकि उन सालों में जो है कि हमें कंप्लीट मतलब हमें भोजन प्राप्त मिल सके, भोजन कर सके हम लोगों का। ठीक है, तो हमारा दूसरा टॉपिक है रोजगार का स्रोत, यानी कि जो रोजगार के स्रोत कौन कौन से हैं इनके बारे में एक बार जान लेते हैं। ठीक है, उद्योग क्षेत्र, जो उद्योग क्षेत्र है इसमें जो शामिल किया गया है, उद्योग क्षेत्र का रोजगार एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। जो उद्योग है बहुत ज़्यादा रोजगार स्रोत है, ज़्यादातर दिल्ली बड़े बड़े शहरों में आप लोग जानते होंगे कि जो रोजगार के स्रोत ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि बड़े बड़े शहरों में उद्योगपति जो लोग होते हैं किस तरीके से आखिरकार जो अपना जो रोजगार के लिए जो वर्कर्स होते हैं उनको काम के लिए रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। जब कृषि पर पहले ही अधिक मात्रा में अधिक बाहर होते हैं तथा श्रम बल तेजी से बढ़ता रहता है, इस श्रम बल को ही लाभकारी रोजगार जैसे केवल कृषि से ही बाहर मिल सकता है। इसी समय में उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तथा इसे ही रोजगार का स्रोत एक हिसाब से मान सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया आप लोगों को कि कोई व्यक्ति जो होता है नौकरी पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो ग्रेजुएट भी होता है, उसे नौकरी नहीं मिलती है और मुझे रोजगार चाहिए। सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की जैसे कि जो रोजगार होते हैं, सरकारी नौकरीज भी होती हैं, बहुत ही कम लिमिटेड निकलती है, क्योंकि कुछ लोग ही जो होते हैं कि सरकारी नौकरी पाते हैं और अपना काम वो फिर करते हैं। गांव में किस तरीके से आखिरकार जो रोजगार की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है कि कृषि लोग जो कृषि लोग होते हैं केवल उनके पास ही एक साधन यही होता है कि केवल कृषि ही करना। ठीक है, उसके अलावा उनके पास कोई साधन नहीं होता है। आगे देखते हैं, तीसरा टॉपिक हमारा है खेती के यांत्रिक साधनों का स्रोत, यानी कि जो खेती के यांत्रिक साधनों का स्रोत किया गया था, किस तरीके से किया गया था उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। खेती के यांत्रिकरण में उद्योग का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, खेती के मशीनों द्वारा जो ट्रैक्टर होते हैं, थ्रेशर होते हैं, हार्वेस्टर होते हैं, इनका उपयोग केवल उद्योग के विकास एवं समृद्धि के कारण में संभव हुआ है तथा खेती के यांत्रिकरण के कारण ही भारत में विश्व दूसरे सबसे अधिक आबादी वाला देश बना हुआ है, जो एक हिसाब से माना भी जाता है भी। ठीक है, और पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन में अधिक मात्रा में सफल हुआ है, यानी कि जो भारत है ना विश्व का सबसे दूसरा खाद्यान्न उत्पादन में सबसे बड़ा हाथ है इसका। और यांत्रिकरण जो मतलब जो मशीनें होती हैं ना, किस तरीके से आखिरकार जो उद्योग से रिलेटेड होती हैं, वो भारत में दूसरे नंबर पर दूसरे स्थान पर मानी जाती है। आगे देखते हैं, हमारा फोर्थ टॉपिक है सभ्यता का विकास, यानी कि जो सभ्यता था आखिरकार भारत का किस तरीके से आखिरकार जो विकास हुआ था उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, शहरीकरण में सभ्यता के विकास को जन्म दिया अधिक मात्रा में। जो शहरीकरण जैसे मुंबई हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके अंतर्गत जो आते हैं मतलब कि दिल्ली हो गया, अधिक मात्रा में जो पुणे हो गया, जहाँ पर शहरी इलाका है वहाँ पर माने जाते हैं, जो इन्होंने ही उद्योग को अधिक मात्रा में विकास किया है। लोग अब अपने जीवन की गुणवत्ता के लिए सृजन कर पा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके काम कर पा रहे हैं। वो वहाँ अब शिक्षा तथा कुशलता के ऊंचे स्तरों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते ही रहते हैं तथा संस्कृत दृष्टि से भी भिन्न भिन्न प्रकार के समाज के द्वारा एक दूसरे के कहीं ना कहीं समीप आते रहते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के समीप जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं तथा संसार की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था में समाहित हो रही है। आगे देखते हैं, पांचवा हमारा टॉपिक है आधारिक संरचना का विकास, यानी कि जो आधारिक संरचना का विकास किस तरीके से आखिरकार था उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। ठीक है, औद्योगिकीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में आधारिक संरचना का विकास होता रहा है और हो भी रहा है। ठीक है, और देश के अलग अलग भागों में उद्योग का विस्तार भी अधिक मात्रा में हो रहा है और उद्योग का विस्तार होने के यातायात के संचार में भी साधनों में जो बैंकिंग होते हैं तथा बीमा सेवा होते हैं अधिक मात्रा में, उनके भी कहीं ना कहीं एक हिसाब से आधारिक संरचना में कहीं ना कहीं एक हिसाब से विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसके संरचनात्मक सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है कि अधिक मात्रा में सरकार के द्वारा भी कहीं ना कहीं एक हिसाब से जो लोग होते हैं, लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं एक हिसाब से सरकार के द्वारा भी है कि हाँ कुछ कर रही है सरकार हमारी। ठीक है, अगला हमारा दूसरा टॉपिक है उद्योग। जो उद्योग होते हैं ना, उद्योग का किस तरीके से आखिरकार जो विकास हुआ था और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता के कौन कौन से आखिरकार जो कारक है ना वो है। ठीक है,
तो इसके अंदर सब टॉपिक्स हमारा है। पहला है पूंजी का अभाव, यानी कि जो पूंजी का अभाव था किस तरीके से था उसके बारे में बताया गया है। और दूसरा टॉपिक हमारा है निवेश के लिए निम्न प्रेरणा, जो निवेश था ना आखिरकार जो इन्वेस्टमेंट था किस तरीके से आखिरकार जो प्रेरणा के स्रोत के रूप में माना गया है उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा टॉपिक हमारा इसके अंदर का सब टॉपिक्स के अंदर है सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि, जो सामाजिक न्याय है इसके साथ किस तरीके से आखिरकार जो समृद्धि का विकास हुआ था उसके बारे में बताया गया है। तो पहला हमारा पूंजी का अभाव, यानी कि जो पहला टॉपिक हमारा यही है कि जो पूंजी का अभाव था ना किस तरीके से था आखिरकार उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या है। भारत में औद्योगिक विकास, यानी कि जो भारत है ना उसमें अधिक मात्रा में जो उद्योग का विकास हो चुका था उसके लिए जो निवेश था ना अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था और बड़े धक्के की आवश्यकता थी। ठीक है, इसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजीगत व्यय की आवश्यकता भी थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय केवल टाटा और बिरला के औद्योगिक घराने के लिए जो स्थापित हो चुके थे वो उन्हीं के अनुसार ही चलाए जाते थे, उन्हीं के अनुसार ही जो थे। ठीक है, और देश के औद्योगिक विकास हेतु पूंजी की आवश्यकता, यानी कि जो पूंजीगत आवश्यकता थी इन उद्योगों को घरानों की क्षमता में अधिक मात्रा में कही जाती थी। आगे देखते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा है निवेश के लिए निम्न प्रेरणा, यानी कि जो निवेश थे ना जो इन्वेस्टमेंट थे ना दूसरों के लिए किस तरीके से आखिरकार जो प्रेरणा बने थे उसके बारे में बताया गया है। पहला है हमारा निजी निवेशकों में जो अधिक मात्रा में निजी थे उसके अधिक मात्रा में जो प्रेरणा के स्रोत थे ना किस तरीके से आखिरकार जो अभाव पाया गया था, ऐसा बाजार का सीमित आकार होने के कारण था। और बाजार के सीमित आकार का कारण मांग का नियम और मांग के नियम के स्तर का कारण आएगा। इसके निम्न प्रकार के स्तर हैं। पहला हमारा है निम्न आय, आखिरकार जो निम्न आय से प्रोसेस होता है निम्न मांग, यानी कि निम्न आय जब लोगों के पास पैसे होंगे, सरकार के पास पैसे होगी तभी तो लोग जो होते हैं निम्न आय निम्न मांग, यानी कि जो निम्न प्रकार होते हैं निम्न मांग होते हैं, लोग किस तरीके से आखिरकार जो मांग करते हैं सरकार के द्वारा, किन किन वस्तुओं की सरकार के द्वारा मांग की जाती है वो लोगों के द्वारा मांग की जा रही है। उसके बाद में निवेश की प्रेरणा, यानी कि जो निवेश होते हैं किस तरीके से आखिरकार उसका इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसके बारे में बताया गया। और हमारा चौथा है निम्न निवेश का भी एक तरह से कि किस प्रकार से आखिरकार जो सरकार है उन पैसों को इन्वेस्टमेंट करती है। और पांचवा हमारा है निम्न आय, यानी कि जो आय होती है किस तरीके से आखिरकार उससे हमें प्रॉफिट मिलता है उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा टॉपिक हमारा है सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि, यानी कि सामाजिक न्याय के साथ किस तरीके से आखिरकार जो समृद्धि का विकास हुआ था उसके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं क्या है। सरकार को इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि इस उद्देश्य के केवल औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में ही राज्य के प्रत्यक्ष भागीदारी द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए रोजगार के सृजन करने वाले निवेश की आवश्यकता होती थी, ना कि लाभ अधिकतम करने के लिए निवेश की आवश्यकता होती थी। यानी कि जो सरकार थी ना कहीं लोगों की भी आवश्यकताओं को सोच करके समझ करके जो है उनका विकास करने का प्रयास करती थी, कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर, कहीं ना कहीं किसी व्यवस्था के स्तर पर भी। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक हमारा है सन 1956 के औद्योगिक नीति, यानी कि जो सन 1956 में जो उद्योग नीति अपनाई थी भारत सरकार ने, उसमें राज्य के प्रमुख घोषणा पत्र क्या थे, आखिरकार इनकी विशेषताएं क्या थी, एक बार ये जान लेते हैं। सन 1956 की औद्योगिक नीति, यानी कि जो सन 1956 में औद्योगिक नीति बनाई गई थी, इसके द्वारा इस बात की घोषणा की गई थी कि जो उद्योग थे ना उसका कहीं ना कहीं एक हिसाब से बहुत ज़्यादा एकीकरण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रक्रिया को, क्योंकि सरकार की जो भूमिका होती है ना कहीं एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रमुख होती है कि लोगों में जो भागीदारी होती है सरकार की उसको निभाना बहुत ज़्यादा आवश्यक भी होता है। इसकी विशेषताएं जान लेते हैं क्या है। पहला उद्देश्य, जो उद्देश्य होते हैं ना कहीं एक हिसाब से जो लाइसेंस से रिलेटेड उद्योग होते हैं, जो उद्योग लाइसेंस, यानी कि जो किन्हीं जो मतलब यानी कि लाइसेंस उद्योग, यानी कि सरकार के द्वारा किन आखिरकार जो उद्योगपति हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है, केवल वही जो उद्योग हैं वही कर पाते हैं, वही केवल उद्योग का जो माल होता है उनका निर्माण कर सकेंगे। ठीक है, और दूसरा हमारा पॉइंट है औद्योगिक रियायतें जो होती हैं उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा पॉइंट हमारा है छोटे पैमाने के उद्योग का विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम एक टॉपिक्स को उनके क्लियर करते हैं, आखिरकार जो है क्या आखिरकार ये। ठीक है,
औद्योगिक लाइसेंस यानी कि जो औद्योगिक लाइसेंस थे किस तरीके से आखिरकार थे, इनके बारे में जान लेते हैं। निजी क्षेत्र में उद्योग का स्थापित करने के लिए सरकार को लाइसेंस लेना आवश्यक बन गया था, कि यानी कि जो कहीं ना कहीं एक हिसाब से छोटे मोटे उद्योग खोल के बैठ आते थे, या बड़े जो उद्योगपति होते थे वो उनके पास तो होते ही होते थे लाइसेंस, लेकिन जो अधिक मात्रा में जो फैक्ट्रीज खोल के पाए जाते थे उनको सरकार को जीएसटी नहीं देते थे। इसलिए इन्होंने जो उद्योग लाइसेंस के लिए कहा कि उद्योग लाइसेंस का उपयोग कीजिए, ताकि सरकार को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सके, मिल सके। ठीक है, इस नीति के अंतर्गत पीछे मूल विचारों के पिछड़े क्षेत्र को उद्योग को प्रोत्साहित करना था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि क्षेत्रीय समानता को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सके, और कहीं ना कहीं एक नए उद्योग को स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया था। जैसे कि चालू उद्योग को अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए भी बहुत ज़्यादा सरकार को लाइसेंस लेना पड़ता था। जो उद्योगपति होते थे उनको लाइसेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत भी पड़ जाती थी। और दूसरा हमारा टॉपिक है औद्योगिक रियायतें। ये क्या है, एक बार ये जान लेते हैं। देश के पिछड़े क्षेत्र में उद्योग की स्थापना क्षेत्र हेतु निजी उद्यमियों को कई प्रकार के छूट प्रदान की जाती थी सरकार के द्वारा, जैसे कर से रिलेटेड हो गया या जीएसटी से रिलेटेड हो गया। जैसे आवश्यक कुछ समय के लिए कार्य करने के भुगतान में मुक्त कर दिया गया था। यहाँ दरों पर बिजली की आपूर्ति की गई तथा रियायतों का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को भी प्रोत्साहित करना था। आगे देखते हैं, हमारा थर्ड टॉपिक है छोटे पैमानों के उद्योग का विकास किस तरीके से किया गया था। यानी कि जो गांव के इलाके में छोटे मोटे उद्योग थे, विकास उनका किस तरीके से किया गया था उसके बारे में बताते हैं आप लोग को। आधारिक संरचना की सुविधाएं, यानी कि जो आधारिक संरचनाओं की अधिक मात्रा में सुविधाएं की गई थी, जो बनाने के लिए बड़े पैमाने के उद्योग का विकास करना, और सामाजिक न्याय के साथ साथ रोजगार के अवसरों के लिए भी छोटे पैमानों के उद्योग का भी विकास करना बहुत ज़्यादा जरूरी था उस समय। ठीक है, तो 1991 में नियोजन के आरंभ में उस उद्योग को छोटे पैमानों के उद्योग कहा गया था। जो छोटे मोटे स्तर के लिए उद्योग होते थे उन्हें ही छोटे मोटे उद्योग कहा गया है। ठीक है, इसमें 50 लाख से अधिक निवेश नहीं किया जाता था। जो छोटे मोटे उद्योग थे उसमें 50 लाख से अधिक मात्रा में निवेश नहीं किया जाता, लेकिन जो बड़े मात्रा में उद्योग थे ना उसमें करोड़ों में बात होती थी, करोड़ों में उद्योग अधिक मात्रा में किया जाता था। और हमारा फोर्थ टॉपिक है छोटे पैमाने के उद्योग का विकास, यानी छोटे पैमाने का उद्योग का विकास किस तरीके से किया गया था उसके बारे में है, तथा रोजगार का सम्य उद्देश्य का प्रोत्साहित करने वाले कौन कौन सी नीतियाँ और उपकरण बनाए गए थे इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हमारा है पहला औद्योगिक विकास की जो प्रक्रिया थी ना, व्यापक रूप से दो पक्ष थे। एक बार पहला हम जान लेते हैं, पहले पक्ष कौन सा था। ठीक है, आधारिक संरचना की सुविधाओं को सृजित करने के लिए बड़े पैमाने के उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, परिवहन, संचार का अधिक से अधिक मात्रा में विकास किया गया था। और दूसरा पॉइंट हमारा है सामाजिक न्याय के अंतरिक्त रोजगार के अवसरों के लिए जो सृजन अधिक मात्रा में किया जाता था, छोटे पैमानों के जो उद्योग का विकास होता था उसके बारे में बताया गया है। हमारा पांचवा पॉइंट है, टॉपिक है 1950 से लेकर के 1990 की अवधि के दौरान जो उद्योग थे ना, औद्योगिक विकास हुआ था आखिरकार। तो विकास की जो रणनीति थी ना, कौन कौन से आखिरकार प्रमुख इसकी विशेषताएं क्या थी, उसकी रणनीति क्या थी आखिरकार, जो 1950 से लेकर के 1990 के बीच में जो रणनीति बनाई गई थी उसके बारे में क्या थी, एक बार जान लेते हैं। तो इसकी विशेषताएं एक बार जान लेते हैं क्या है इसकी विशेषताएं। पहला पॉइंट टॉपिक हमारा है औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सार्वजनिक समृद्धि तथा भूमिका ज़्यादा अधिक मात्रा में थी। और दूसरा पॉइंट हमारा है औद्योगिकरण की प्रक्रिया में निजी उद्यमों को केवल द्वितीयक भूमिका ही निभाई जाती थी, उस समय द्वितीयक ही मानी जाती थी। और तीसरा पॉइंट हमारा है वहाँ भी परमानेंट लाइसेंस राज्य के अंतर्गत ही आती थी। और फोर्थ पॉइंट हमारा है औद्योगिकरण की प्रक्रिया में आयात प्रतिस्थापना पर केंद्रित अधिक मात्रा में की जाती थी। और आगे है इसका अर्थ यह है कि ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी जाती थी उस समय, जो शेष विश्व में आयात की जाती थी अधिक मात्रा में। इसका उद्देश्य जो था आत्मनिर्भरता बनाना था, यानी कि जो कहीं ना कहीं एक हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी था कि जो आत्मनिर्भर देश जो बन गया ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि आत्मनिर्भर देश का अर्थ ये होता है कि अपने ही देश में उन सभी वस्तुओं का उत्पादन करना जो कि बाहर से मंगाई जा रही वस्तुएं होती हैं। इसे ये आत्मनिर्भरता कहा जाता है कि अपने ही देश में वस्तुओं का उत्पादन अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, ताकि जो निवेश है, जो आयात है ना, बाहर से कम किया जाए, बाकी जो है निर्यात यहाँ से किया जाए, इस देश से किया जाए। इसके प्रभाव जान लेते हैं, इसके अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव जान लेते हैं क्या होते हैं आखिरकार। इसके अच्छे प्रभाव, ठीक है, आर्थिक विकास का बड़ा धक्का प्राप्त हुआ, बहुत ज़्यादा धक्का लगा एक हिसाब से। सन 1950 से लेकर के सन 1990 की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में लगभग 6% प्रति वर्ष वृद्धि हुई थी।
एक हिसाब से, ठीक है। बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था को आधारिक संरचनात्मक को बहुत ही अधिक मात्रा में मजबूती प्राप्त हुई थी तथा सामाजिक न्याय के साथ साथ इसका विकास के उद्योग में भी बहुत ज़्यादा प्राप्ति हुई थी। और छोटे मोटे पैमानों के उद्योग, जो छोटे मोटे पैमानों के उद्योग थे, जिसमें बताया गया है कि 50 लाख से ज़्यादा जो थी अधिक मात्रा में इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में बताया था हमने आप लोग को कि इसमें जो उद्योग थे ना, इसका विकास कहीं ना कहीं एक हिसाब से ठोस योगदान रहा है, क्योंकि एक हिसाब से जो नींव होती थी ना, नींव उद्योग की जो नींव होती थी यही होती थी छोटे मोटे उद्योग, उसके बाद में बड़े उद्योग बनते थे धीरे धीरे करके, ठीक है। उसके बाद में बुरे प्रभाव जान लेते हैं एक बार क्या है ये। बुरे प्रभाव का पहला पॉइंट हमारा है घरेलू उद्योग के संरक्षण में फलस्वरूप घरेलू तथा उद्योग के विकास के प्रोत्साहित प्राप्त हुआ अधिक मात्रा में, किंतु यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं एक हिसाब से विफल भी रहा है। और दूसरा पॉइंट हमारा है आयात प्रतिस्थापना द्वारा, जो आयात प्रतिस्थापना थी उसमें विदेशी विनिमय की बचत करना तथा सरकार का एक कुशल नीतिगत उपकरण सिद्ध करना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारा है हमारे विदेशी विनिमय, जो हमारे विदेशी विनिमय किए जाते थे, अधिक मात्रा में आदान प्रदान किए जाते थे, उसमें भंडार कम होने लगे थे, ठीक है। सन 1990 के अंत तक यहाँ भंडार अपने न्यूनतम स्तर तक पहुँच गया था, यानी कि कम से कम स्तर में भारत के पास पहुँच गया था कि केवल उसके पास केवल खाने पीने के लिए तक की ही बची है, बस जो स्टॉक है ना, पीछे की स्टॉक बची है वो ख़त्म हो चुका है बिल्कुल ही। जो भारत के पास जो स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका है, बाकी जो उसके पास न्यूनतम स्टॉक बचा हुआ है उसी से उसका काम रोजगार जो है चल रहा है, ठीक है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है हमें विदेशों से ऋण लेने के लिए जो विश्व बैंक है ना, उसके पास अपने सोने भंडार के गिरवी रखना पड़ा है। उस समय भारत की ये हालात हो गई थी 1950-56 के लगभग में कि जो भारत के पास जितने भी सोने और चांदी थे ना, कि जो मतलब कि जो विश्व बैंक है ना, उसको अधिक मात्रा में उसके पास जो सोने के भंडार हैं उसको गिरवी रख दिया गया था। उस समय आप लोग समझ गए होंगे कि यानी कि जो भारत के पास जो अधिक मात्रा में कच्चे माल के पदार्थ थे ना, किस तरीके से आखिरकार जो अंग्रेज लोग थे किस तरीके से आखिरकार जो ले गए थे वो, उनके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। तो हमारा फोर्थ चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है सेकंड बुक का। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जो है बताइए आप लोग को वीडियो कैसी लगी, किस तरीके से थे आखिरकार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।